नमस्कार। एक बार फिर कल संसद में हमने प्रधानमंत्री मोदी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला करते हुए देखा। वह सभी लोग जो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति, आरएसएस और बीजेपी को लंबे समय से देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए यह कोई बात नहीं थी। लेकिन केवल बात राजनीतिक विश्लेषकों की नहीं है, बात केवल उनकी नहीं है जो संसद में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी का निशाना वो सारे लोग थे, उन तक वो पहुंचना चाहते थे जिनको 5 साल में एक बार मौका मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय नागरिकों की। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि अब 100 दिन या कुछ 100 सवा 100 दिन में अब नई सरकार आने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा भी किया कि उनकी पार्टी को 370 और गठबंधन को उनके 400 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में, चुनाव की तैयारियों में, अपनी उपलब्धियों के बखान में नेहरू की ज़रूरत क्यों है? नेहरू को विलेन क्यों साबित करना है? और हर बार ऐतिहासिक तत्वों से खिलवाड़ क्यों करना है? हर बार उन चीजों से खिलवाड़ क्यों करना है जो एकदम साफ हैं, जिनके बारे में कहीं कोई विवाद नहीं है? देश को आज़ादी 1947 में मिली, कैसे मिली, किन परिस्थितियों में मिली, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। और कैसे नेहरू ने इस देश को खड़ा करने के लिए अपना जीवन होम कर दिया, यह सब भी हम जानते हैं। फिर हर बार चुनाव में, आखिर चुनाव के पहले मोदी और उनकी बीजेपी हर बार क्यों झूठ का सहारा लेते हैं? हर बार क्यों अर्ध सत्यों की ओर जाते हैं? और मोदी के लिए अर्ध सत्य का सहारा लेना, मोदी के लिए तथ्यों से खिलवाड़ कर लेना, यह कोई नई बात नहीं है। अब हम कल की बात करें, हम देखें कि उन्होंने एक भाषण का जिक्र किया। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह बताना तक जरूरी नहीं समझा कि यह किस वर्ष की बात है। मैं आपको बताता हूं, यह बात है 1959 की। और ऐसे वक्त में नेहरू देश से बात कर रहे थे जब आप जानते हैं अकाल की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सूखे की बात हो, राशन के लिए राशन जुटाने की चिंताओं की बात हो। उस वक्त नेहरू के मन में क्या क्या चल रहा था? नेहरू असल में एक भारतीय अभिभावक के नजरिए से बात कर रहे थे, अपनी उस जनता से बात कर रहे थे जिसकी आजादी के लिए उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी को दांव पर लगाया, देश के तमाम दूसरे आजादी के नायकों की तरह, और जिन्होंने अपनी पीठ पर लाठियां खाई, जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में बिताया। और जेल से क्या किया? जेल से वो किताबें लिखी जिनसे दुनिया को रोशनी मिलती है, और दुनिया भर में नेहरू का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कल प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू भारतीयों को आलसी बताते थे, मानते थे, और उनको दुनिया की नजर में नीचा दिखाया। अब आप सोचें कि कहां से ये भाषण मिलेगा, क्योंकि हम और आप शायद इंटरनेट की रेंज में हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ भारतीय जिनके पास अभी भी इंटरनेट नहीं है और जो केवल कहे हुए को सत्य मानते हैं क्योंकि कहने वाला प्रधानमंत्री है। तो हमें समझना पड़ेगा कि नेहरू से कौन लड़ रहा है। नेहरू से असल में प्रधानमंत्री खुद लड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वह नेहरू से आगे निकल जाने का सपना रखते हैं। और नेहरू को लगातार एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश है। और यह कोशिशें क्यों हैं? इन कोशिशों के पीछे क्यों हैं? इन कोशिशों के पीछे कौन है? हम अपने वीडियो के अगले हिस्से में इस बात को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा हर बार मोदी नेहरू के बारे में जो भी कहते हैं वो अर्ध सत्य क्यों है? आखिर इन बातों का प्रतिवाद कौन करेगा? जब हम प्रतिवाद की बात करते हैं, जब हम तथ्यों की पड़ताल की बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में आज से 10 साल पहले
आता था कि मीडिया अपना काम करेगा, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए कि कल प्रधानमंत्री ने कहा, पहले उन्होंने नेहरू का नाम लिया, फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया और दोनों के तथ्यों को, दोनों की कही गई बातों को तोड़ मड़ोड़ कर, काट छांट करके आपके सामने लेकर के आए। और दोनों का भाव क्या है? दोनों का भाव है कि नेहरू और इंदिरा जी देश के नागरिकों की इज्जत नहीं करते, देश के नागरिकों का सम्मान नहीं करते। जिस भाषण की बात की है प्रधानमंत्री ने, वह भाषण 1959 का है और पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। नेहरू जी ने कहा था, हिंदुस्तान लाखों गांवों का है। और आगे वो बताते हैं कि हमारे सामने किस किस तरह से परेशानियां हैं, किस किस तरह से बेरोजगारी है, कैसे हमें अपने भीतर का हौसला बनाना है और कैसे वो कह रहे हैं कि हुकूमत का दखल कम से कम होना है। उसी हुकूमत का जो आज केवल एक ही चिंता में लगी हुई है कि कैसे नागरिकों के बीच में विभाजन हो और कैसे लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदला जाए। अब ये जो लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदलने की बात है, इसीलिए नेहरू सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी हां, नेहरू सबसे बड़े दुश्मन हैं प्रधानमंत्री के, नेहरू सबसे बड़े दुश्मन हैं आरएसएस के। और मैं आपको बताता चलूं कि 5 फरवरी को आरएसएस पर जब देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था 5 फरवरी 1948 को, तो उसकी 76वीं वर्षगांठ थी 5 फरवरी को। तो क्यों आरएसएस और बीजेपी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नेहरू को मानते हैं? क्योंकि नेहरू ने सबसे पहले सांप्रदायिकता पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी और उन्होंने शिकंजा कसा भी। महात्मा गांधी की हत्या के पहले लगातार नेहरू पटेल को चिट्ठियां लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन लोग बापू की जान ले सकते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि लाख कोशिशों के बावजूद पटेल और नेहरू गांधी की हत्या को नहीं रोक पाते हैं और उसके बाद लगातार उन शक्तियों पर शिकंजा कसा जाता है जो गांधी की हत्या में शामिल थे, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आप जब देखें सरदार पटेल और नेहरू के बीच में पत्र व्यवहार, तो आपको सिलसिलेवार इसकी जानकारी मिलती है। और नेहरू एकदम स्पष्ट हैं सांप्रदायिकता को लेकर। नेहरू बार बार कहते हैं, सांप्रदायिक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने सांप्रदायिक होने की घोषणा नहीं करता, उसकी पहचान उसकी हरकतों से होती है। कैसी हरकतें? जो नागरिकों के बीच में विभाजन पैदा करें, जो नागरिकों के बीच में विद्वेष पैदा करें। आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल के तमाम प्रोपेगेंडा पर बहुत खूबसूरत काम पत्रकार पीयूष बवेले ने किया 2018 में। ये वो वक्त था जब नेहरू को विलन बनाने की कोशिशें हमने देखा कि कैसे सरकार के समर्थन से परवान चढ़ रही थी। इनमें उन सभी बातों का जिक्र है जिनमें 10 सालों में कोशिश की गई कि नेहरू को कैसे सबसे बड़ा खलनायक बनाया जाए। अब कल के प्रधानमंत्री की कुछ बातों का जिक्र करना जरूरी है, पहले उस पूरे भाषण को सुनना जरूरी है। तो हम इस वीडियो के अगले अंश में सबसे पहले देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में
काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वह, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही सोचते। और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने देखा, आपने सुना कि कैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नेहरू ने भारतीयों को आलसी बताया और कैसे नेहरू की दृष्टि भारतीयों को नीचा दिखाने में है, यूरोप के मुकाबले नीचा दिखाने में है, अमेरिका, चीन और दूसरे बड़े देशों के मुकाबले अपने नागरिकों को कमतर आंकने की है। लेकिन अब हम आपको ले चलेंगे नेहरू के उस पूरे भाषण की तरफ, जहां आप ध्यान से सुनिएगा, जहां धीमे धीमे सुनिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि नेहरू ने इसमें कितनी खूबसूरत बातें कही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हुकूमत का दखल कम से कम हो, जिसमें नेहरू कह रहे हैं कि सरकार के अफसर देश की तकदीर नहीं बनाते, अफसर योजनाएं बनाते हैं, अफसर दौलत पैदा नहीं करते। दौलत पैदा करने का काम किसानों का है, कारीगरों का है, मेहनतकश लोगों का है। अब आप देखें, उनकी विचार प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें कि नेहरू कहां से बात शुरू कर रहे हैं। नेहरू सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि ये देश किसका है, इस देश के नागरिकों का योगदान क्या है, कैसे हमें आगे का रास्ता तय करना है। नेहरू बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे हैं जैसे हमारे परिवार का मुखिया बात करता है, जैसे हमारे परिवार के बुजुर्ग बात करते हैं। नेहरू एक और बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं, किसी कौम में जान भीतर से आती है, बाहर से नहीं डाली जाती।
नेहरू कह रहे हैं देश को जादू से नहीं बदला जा सकता, मेहनत से हम आगे बढ़ सकते हैं, परिश्रम से आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया मेहनत और परिश्रम से ही आगे बढ़ती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नेहरू किसी जादू का हवाला नहीं देते, वो किसी जादूगरी की बात नहीं करते, वो एक भी ऐसा ठोस, एक भी ऐसी बात नहीं करते जो हवा में हो। नेहरू की सारी बातें ठोस हैं। हम जानते हैं, हमने 10 साल में देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हमेशा दावों पर बात करती है। आप देखिए नोटबंदी के दावे क्या हुए, आप देखें कि 15 लाख का वादा क्या हुआ। आप में से कुछ लोगों के खाते में अगर 15 लाख रुपए आए हों तो मुझे जानकारी नहीं है। तो क्या 15 लाख जुमला था? फिर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, चुनाव के वक्त अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा बाद में कि ये जुमला था। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। हमने देखा कि नोटबंदी को लेकर किस तरह से वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसकी पुष्टि आरबीआई और उसके आंकड़े करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से बात की गई थी कि नोटबंदी में जो आपको तकलीफें हुई वो 1 तारीख तक खत्म हो जाएंगी और नहीं तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिएगा। ये किसके दावे थे? आप नेहरू का अभी पूरा भाषण सुनिए और देखिए कि कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी बात कर रहा है, किन चुनौतियों की बात कर रहा है, कितने प्यार से, कितने विश्वास से वो बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका एक हिस्सा चुनकर किसी भी बात के एक अंश को काट कर आप एक झूठ का प्रसार करते हैं। बहुत दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण में हमें बीजेपी की आईटी सेल की छाप दिख रही है, वही आईटी सेल जो झूठ फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हो रही है। प्रधानमंत्री के भाषण को बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण को वैसा होना चाहिए जैसा नेहरू के इस भाषण में आप सुन सकते हैं। तो सुनिए नेहरू का भाषण। हिंदुस्तान तो लाखों गांव का है और जब तक वो लाखों गांव हिंदुस्तान के नहीं उठते, नहीं जागते, नहीं आगे बढ़ते तो दिल्ली और बंबई और कलकत्ता और मद्रास हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने सामने ये लाखों गांव को रखना है, किस तरह से वो बढ़े, किस तरह से बढ़ेंगे वो। आपकी और मेरी कोशिश से जरूर, लेकिन आखिर में वो बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। और इस वक्त जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आई है वो ये कि हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूल के समझते हैं कि और लोग मदद करेंगे। हमारे गांव वाले तगड़े लोग हैं, भले लोग हैं। हर वक्त एक आदत पड़ गई है देखें कि सरकारी अफसर कुछ कर दे, सरकार उनके लिए कुछ कर दे, बजाय इसके कि खुद कुछ खड़े हो और काम करें। इसीलिए योजनाएं बनी कि वो खुद करें, विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह। और अगर वो ठीक ठीक चले तो एक क्रांतिकारी चीज है भारत के लिए, दुनिया के लिए। सारे हिंदुस्तान के 5.5 लाख गांव जाग उठे और अगर वहां महज सरकारी अफसर काम करते हैं तब क्रांति नहीं है, तब तो एक मामूली ढंग, अफसरी ढंग है जो बेजान हो जाता है। जान अंदर से आती है, ऊपर से नहीं डाली जाती है किसी कौम में। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा सवाल हो गया है मुल्क में, चाहे शहर के रहने वाले हों, चाहे गांव के, देहात के, कि हम लोग अपने पैरों पर, टांगों पे खड़े हों, अपने सहयोग से काम करें। जरूर हुकूमत को मदद करनी है, हर तरह से शासन को, अफसर को, लेकिन अफसरों की मदद से कौम नहीं बढ़ती है, कौम अपने पैरों से बढ़ती है। और ये बात विशेषकर गांव के लिए है। इसीलिए हमने कहा कि सहयोग, सहकारी समितियों में काम हो, कि लोगों की शक्ति बढ़े, लोग मिलकर काम करना सीखें और अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। इसके माने नहीं कि जो शासन हो, जो हुकूमत हो, वो हर जगह दखल दे। मैं तो चाहता हूं कि हुकूमत का दखल कम से कम हो
और लोग अपने हाथ में बागडोर अपनी ले, हाँ, जो बड़ी उसूली बातें हैं वो निश्चय हों। तो ये एक दूसरी बात याद रखने की है, किस गज से हम नापें हिंदुस्तान की तरक्की, वो एक ही गज है। किस तरह से यहाँ के 40 करोड़ लोग बढ़ते हैं, कैसे बढ़ती है कौम ये आकाशवाणी ध्वनि अपनी मेहनत की से, रिकॉर्डिंग है। कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है अपनी मेहनत से। कोई जाके औरों की खैरात से तो उठते नहीं लोग। तो अगर हमारे लोग बढ़ेंगे तो अपने परिश्रम और मेहनत से, जिससे वो पैदा करें, दौलत पैदा करें, धन पैदा करें, जो मुल्क में फैले, और मुल्क दुनिया के खुशहाल मुल्क हैं, बाज गरीब। खुशहाल मुल्कों को आप देखिए कैसे हुए हैं खुशहाल लोग, मेहनत से और परिश्रम से। चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हों ऐसे खुशहाल हों, सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है और एकता है। दो चीजों ने उनको बढ़ाया, बगैर इसके नहीं कोई बढ़ सकता। हमारे यहां अभी हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं, कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते। क्योंकि दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। चाहे जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में या कारीगर, उससे काम चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठ के इंतजाम करते हैं, वो दौलत नहीं पैदा करते हैं। दौलत पैदा करता है किसान अपनी मेहनत से या कारीगर या। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत को बढ़ाना है। आपने सुना होगा कि नेहरू कितने प्यार से अपने दिल की बात कर रहे हैं, चुनौतियों की बात कर रहे हैं, देश के सामने मौजूद स्थितियों की बात कर रहे हैं, संकटों की बात कर रहे हैं। अब आप खुद फैसला करें कि जो कल संसद में प्रधानमंत्री ने कहा और जो नेहरू कह रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है। एक और बात मैं इसी में जोड़ता चलूं, और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, आखिर दुश्मनी क्या है? आखिर नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि नेहरू हैं जिनकी दुनिया में छवि है, और वो नेहरू ही थे जो विपक्ष को किस तरह से आगे ले जाते थे। इसका पूरा का पूरा हिसाब आपको अटल बिहारी वाजपेयी की बातचीत में, उनके लेखन में, उनके भाषणों में मिलता है। आप देखें कि जब भी अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा भाषण देते थे संसद में, तो नेहरू उनकी तारीफ करते हैं और नेहरू उनसे कहते हैं कि आगे जाना है, आगे का रास्ता है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो एक प्रधानमंत्री वो हैं जो विपक्ष की तारीफ करते थे, और एक प्रधानमंत्री वो हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री की, जो आधुनिक भारत के नींव रखने वाले, देश के सबसे बड़े और कर्मठ नेता की किस तरह से झूठी आलोचना कर रहे हैं। यह दुष्प्रचार है। एक प्रधानमंत्री का दुष्प्रचार में शामिल होना कितना दुखद है। अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी का हौसला नेहरू संसद में बढ़ाया करते थे, कैसे नेहरू उनका प्रोत्साहन करते हैं। अब आप देखिए और सुनिए कि जब नेहरू का निधन हो गया तो अटल जी ने क्या कहा। उनका भाषण थोड़ा लंबा है, मैं पूरे भाषण का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको पूरे संदर्भ के साथ ये बात बताऊंगा कि पूरा भाषण आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। मैं इस भाषण का एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाऊंगा और ध्यान से सुनिए। इस हिस्से को अपने घर, परिवार, गांव, देहात, कस्बे
तहसील, जहां तक आप जाते हैं वहां तक आप इस भाषण को, इस अंश को सुनाइएगा और बताइएगा कि नेहरू की आलोचना करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी उनके निधन पर क्या कह रहे हैं और किस तरह का लोकतांत्रिक विमर्श नेहरू का था, जिसके लिए बड़े से बड़े विरोधी भी नेहरू के प्रशंसक थे। इन सभी का रवैया प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं था, जो एक छोटे से हिस्से को झूठ के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, अपने ही नागरिकों के मन में अपने पहले प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की घृणा को ले जाने का काम कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा, वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित नेहरू के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखलाई देती है। वह शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी 29 मई 1964। तो हमने देखा कि किन कारणों से प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस नेहरू से इतनी नफरत करते हैं, और इस नफरत की जड़ है, सबसे बड़ी जड़ है आरएसएस। वही आरएसएस जिसके प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कई बार सार्वजनिक रूप से बताया है कि आरएसएस में रह के उन्होंने किस तरह से काम किए और कैसे बचपन से वो आरएसएस में रहे। तो जो बचपन से सिखाया जाए, जो बचपन से पढ़ाया जाए, हमारे दिमाग में स्पष्ट तौर पर उसका असर रहता है। इसीलिए हम बच्चों में वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, लोकतांत्रिक सोच की बात करते हैं, उस लोकतांत्रिक सोच की बात करते हैं जिसका आरएसएस के भीतर कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और उसके बाद से आरएसएस 1947 तक आजादी की लड़ाई से गायब रहा। जी हाँ, गायब रहा। उस वक्त क्या कर रहा था आरएसएस? उस वक्त आरएसएस देख रहा था कि कहां उसके लिए आगे बढ़ने की जगह है। वो अंग्रेजों के एक सहभागी संगठन के रूप में काम कर रहा था, जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। अंग्रेजों के इस रूप में वो सहभागी था कि कहां पर कैसे हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए। एक तरीके की कट्टरपंथी भूमिका थी स्पष्टता से। और आरएसएस के प्रकाशित होने वाले साहित्य को आप देखिए, उसके सहयोगी संगठनों को देखिए, आप देखिए कल्याण को, तब आप समझ पाएंगे कि आरएसएस का सपना क्या है। आरएसएस के सपने में केवल और केवल हिंदुओं के लिए जगह है। हिंदू जब हम कहते हैं तो उच्च जाति के हिंदू हैं। जब हम हिंदू कहते हैं तो उसमें पहली जगह है पुरुषों को, उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं। कभी आपने ये सोचा है कि 1925 से जो संगठन चल रहा है उसमें महिलाओं के लिए जगह क्यों नहीं है, महिला स्वयंसेवक क्यों नहीं है? क्योंकि आरएसएस एक पितृसत्तात्मक ऐसी संस्था है जिसका काम ही केवल हिंदुओं के लिए एक ऐसा स्पेस बनाना है जहां पर पुरुषों की सत्ता हो और महिलाओं के लिए दोयम दर्जे की नागरिकता हो। उसी तरीके की नागरिकता जैसी आरएसएस मुसलमानों के लिए देखता है, जैसी दलितों के लिए देखता है, जैसे ओबीसी के लिए देखता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कितने ही बयान हैं, आप उठाकर देखिए, गूगल करिए, जहां वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। आपको याद होगा बिहार चुनाव के पहले एक बार उन्होंने ये बयान दिया और खुद भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर डरते डरते इसका विरोध करना पड़ा। नियमित अंतराल पर आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान आते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि आरक्षण देश के लिए कितना खतरनाक है। खुद आरक्षण की मुखालफत बीजेपी के दूसरे नेता करते रहे हैं जब वो सत्ता से बाहर थे। तो आप समझिए कि आरएसएस की मूल प्रवृत्ति क्या है, आरएसएस मूलतः क्या चाहता है। आरएसएस का एक सपना ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि एक दिमागी छलावा है, लोगों के लिए इमोशनल है।
आजकल के लोकतांत्रिक जमाने में आरएसएस अभी भी हिंदुओं को बरगलाए हुआ है अखंड भारत से। आप जरा सोच कर देखिए कि एक लोकतांत्रिक समय में, ऐसे समय में जहां हम अपने देश को ठीक से संभालने में प्रधानमंत्री को इतनी तरह की चुनौतियां आ रही हैं और मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री हमारे नहीं कर पा रहे हैं, उनका आरएसएस कह रहा है कि हमको पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना है, हमको अफगानिस्तान को मिलाना है, हमको नेपाल को मिलाना है, हमको श्रीलंका तक जाना है। तो आरएसएस का ऐसा एक प्रपंच है जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी इमोशनल बातें हैं। ये ऐसे तमाम लोगों को अच्छी लगती हैं जिनके पास कोई वैचारिक आधार नहीं है, जिनके दिमाग में लगातार आरएसएस नफरत भरता रहा है। आप देखें मुसलमानों के लिए आरएसएस के विचार कैसे हैं और क्या कारण है कि पूरे देश में बीजेपी चुन चुनकर संसद से, विधानसभाओं से और तमाम संवैधानिक संगठनों से मुसलमानों की स्थिति नगण्य करती जा रही है, क्योंकि आरएसएस स्पष्ट है और आरएसएस का इस पर दबाव है। तो जब आप कल्याण के पुराने अंक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है। अगर आप पांचजन्य कभी पढ़ें और उसका विश्लेषण करें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भी बीजेपी की मतदाता हैं, जो बीजेपी का जो महिलाएं और महिला संगठन समर्थन करते हैं, मुझे विश्वास है कि उन्होंने पांचजन्य और कल्याण नहीं पढ़ा होगा। अगर वो पांचजन्य और कल्याण पढ़ लें तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो बीजेपी को वोट करें, वो आरएसएस को सपोर्ट करें। जो बड़ी बड़ी टोलियां हम देखते हैं आरडब्ल्यूए में, कॉलोनियों में महिलाओं की निकल रही हैं, काश कोई उन तक कल्याण और पांचजन्य के अंक पहुंचा पाए और बता पाए कि उनकी नजर में महिला अधिकारों की क्या स्थिति है। नेहरू बहुत स्पष्टता से इस पर प्रहार करते थे। नेहरू कहते थे कि आरएसएस अच्छी बातों के जाल में बरगलाने का काम करता है लोग। उसकी बातें बाहर से आपको अच्छी लगेंगी। कोई भी आपको कहे कि अखंड भारत बनाना है तो देश के अंदर एक छद्म उबाल आता है कि अच्छा सब पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ऐसी बातें जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन हमको भावनात्मक रूप से उद्वेलित करती हैं। जब आपको कोई कहे कि बिना कुछ प्रयास किए हुए आप नागरिकता में नंबर 1 पर हो जाएंगे, नंबर 1 पर हो जाएंगे क्योंकि आप लाख कोशिशों के बावजूद नंबर 1 नहीं है, आपको सुविधाएं नहीं है, तो आपको लगता है कि देश की कुल आबादी में मुसलमान नीचे आ जाएगा, मुसलमान को अधिकार कम हो जाएंगे, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए जगह नहीं बचेगी, लोकसभा में जगह नहीं बचेगी, विधानसभा में जगह नहीं बचेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास मुस्लिम सांसद कितने हैं, मुस्लिम विधायक कितने हैं? इन प्रश्नों पर जरा सोचिए, इन प्रश्नों पर विचार करिए। तो ये एक तरीके का एक बरगलाना है, एक तरीके का झूठ से आपके दिमाग को एक ऐसा छद्म देशभक्ति का वातावरण रचना है जिससे आप भीतर ही भीतर खुश होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वर्चस्व बनने वाला है। इस वर्चस्व को धर्मतंत्र हवा देता है। जिस तरह का कवरेज 22 तारीख का हमने देखा मीडिया में, वो लोकतंत्र का कवरेज नहीं है, वो धर्मतंत्र का कवरेज है। ये मीडिया जिसको आप लोग अलग अलग नामों से जानते होंगे, कल नेहरू जी पर दिए गए भाषण का जिस तरह का कवरेज आया है, उसके बाद मैं कहता हूं कि इसे आज से हम मोदी मीडिया कहेंगे। हम क्यों मोदी मीडिया कहेंगे? क्योंकि आज के किसी अखबार ने इसका फैक्ट चेक नहीं किया कि आखिर नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा क्या था। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम कहे गए को सामने रखने से पहले जांचना है। आइए देखिए कि जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो मैंने कितनी जांच की है। ये दैनिक भास्कर है आज का। आप देखिए कि अखबार क्या लिख रहा है। अखबार लिख रहा है, मोदी ने भाषण में 85 बार देश, 43 बार कांग्रेस, 31 बार भारत, 19 बार विपक्ष, 14 बार महंगाई, 9 बार परिवारवाद, 8 बार किसान युवा और 7 बार भ्रष्टाचार का जिक्र किया। अब जरा आप मुझे बताएं कि इसमें उपलब्धि क्या है। प्रधानमंत्री के भाषण में अगर इन्हीं चीजों को दोहराया जा रहा है, 85 बार देश और 43 बार कांग्रेस, इसका मतलब है कि मोदी की चिंताओं में देश नहीं है, मोदी की चिंताओं में कांग्रेस है।
जिसका वो जिक्र भी करते हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं क्योंकि उनकी लोकतंत्र में कोई रुचि नहीं है। आपको मैं यहां एक बात और जोड़ता चलूं कि अपने पड़ोसी देशों पर नजर रखिए। आप देखिए रशिया में किस तरह का लोकतंत्र है और वहां क्या स्थिति है। वहां लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या है। और चीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहां किस तरह का शासन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आरएसएस के दिल में, आरएसएस की धड़कन में वही शासन है जो रूस में है और जो चीन में है। और हमारे यहां भी उसी तरह का धर्मतंत्र बुना जा रहा है। हमको नागरिक से प्रजा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी ओर मैं बार बार आपका ध्यान दिलाता रहा हूं और आखिरी सांस तक दिलाता रहूंगा, जब तक आप इस बात से सतर्क नहीं हो जाएंगे कि हमको प्रजा बनाने में सत्ता को क्या हासिल है। क्योंकि प्रजा को कोई अधिकार नहीं है। प्रजा केवल सुनती है, प्रजा केवल पालन करती है। प्रजा के पास विरोध की शक्ति नहीं है। विरोध की शक्ति हमको गणतंत्र से मिलती है। विरोध की शक्ति हमको संविधान से मिलती है। आप देखें, दैनिक भास्कर ने लिखा है, मोदी ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर यूपीए के कार्यकाल की खामियां गिनाते हुए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आप देखें, वो खामियों में जोड़ रहे हैं नेहरू को। क्या अखबार ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो नेहरू का भाषण लेकर के आए, और जब तक वो भाषण नहीं लेकर के आते तब तक ये बात ना लिखें। हम आगे चलते हैं। दैनिक जागरण, आप जानते हैं दैनिक जागरण देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का खुद को नंबर 1 का अखबार कहता है, और यह अखबार मोदी की प्रशस्ति में एक कदम आगे बढ़ते हुए लिखता है, नेहरू भारतीयों को मानते थे आलसी और कम बुद्धिमान। जो मोदी ने संसद में कहा उससे एक कदम आगे बढ़ करके अखबार ने लिख दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारतीयों को आलसी और कम बुद्धिमान मानते थे। कांग्रेस ने कभी देशवासियों की क्षमताओं पर भरोसा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विचार भी नेहरू की तरह ही थे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इस तरह से अखबार लिख रहा है। आप देखें अखबार क्या कर रहे हैं, और आप समझें कि जो संसद में कहा जाता है वो क्यों महत्वपूर्ण है। अगर संसद में आप जो कुछ कहते हैं अगले दिन अखबारों में छपता है, आपको अलग से प्रचार के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप संसद में ही प्रचार का काम शुरू कर देते हैं, जैसा कल हमने देखा। इसी तरीके से हिंदी पट्टी के एक और बड़े अखबार अमर उजाला को हम देखते हैं। अमर उजाला ने भी लगभग दूसरे अखबारों की तरह लिखा, पूर्व पीएम नेहरू और इंदिरा के जरिए कांग्रेस को घेरा। इन्होंने भी वही 2 पंक्तियों का जिक्र किया है जिनको झूठ फैलाने के नाम पर इस्तेमाल किया गया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मीडिया मोदी मीडिया है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी अचरज नहीं होना चाहिए, आपको अतिशयोक्ति भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है फैक्ट चेक करना। मीडिया का काम है कि जो कहा गया है, अगर अतीत से कोई चीज लाई गई है तो हम देखें। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री का भाषण किस समय हुआ। अगर प्रधानमंत्री का भाषण अखबार छपने के ठीक पहले हो रहा होता तो अखबार कह सकते थे, लेकिन ये अखबार जो आप तक पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, दोनों के बीच में पर्याप्त समय है, दोनों चीजों को सामने लाया जा सकता। तो अब आप इस वीडियो को देखें, शुरू से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जैसे भी हमारी मदद करना चाहते हैं हमारी मदद कीजिए। आप जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में मैं पत्रकार से यूट्यूबर बना हूं, और आप जानते हैं कि ये इस्तीफे वाली किताब की कहानी क्या है। तो संभव हो तो इस किताब को पढ़िए, लोगों तक पहुंचाइए। आपको पता है कि इस किताब के कारण सरकार किस किस तरह से मीडिया के साथ मिलकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो एक अकेले पढ़ते पत्रकार की मदद कीजिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे अपने दोस्तों परिजनों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।